अदबिस्तान के सामीन से गुजारिश है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारी हर वीडियो बर वक्त मिल सके। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पोरस के हाथी, मुसन्निफ नसीम हिजाजी। जून, आप लोग ऐसी मनहूस बातें क्यों करते हैं? रूस और अमेरिका आए दिन एटमी तजर्बात करते हैं, लेकिन हमने कभी ये नहीं सुना कि उनका कोई बम खुद ब खुद फट गया है। मूलचंद, महाराज, मैंने ये नहीं कहा कि भारत का एटम बम खुद ब खुद फट जाएगा, लेकिन ये तो हो सकता है हमारे हवाबाज गलती से किसी खतरनाक पुर्जे को हाथ लगा दें या भारत के किसी शहर को पाकिस्तान का कोई शहर समझ लें। दोनों सूरतों में हमें खतरनाक तबाही का सामना करना पड़ेगा। तीसरी खतरनाक बात यह भी हो सकती है कि हमारा बम तो निशाने पर लगे, लेकिन फटने के बजाय पाकिस्तान के हाथ आ जाए। धनीराम, महाराज, ये भी तो हो सकता है कि बम तो बिल्कुल ठीक हो, लेकिन उसे ले जाने वाला हवाई जहाज़ किसी खराबी की वजह से रास्ते में ही गिर पड़े। फिर हमने इस जंग में अपने इन हवाबाजों के कारनामे भी तो सुने हैं, जिन्हें पाकिस्तान के हवाबाजों ने घेर कर नीचे उतार लिया था। शास्त्री, भगवान के लिए एटम बम बनाने का ख्याल तक कर देना चाहिए। भारत को अमेरिका या रूस बनाने की कोशिश ना कीजिए। चोन, सेठ जी, आपको मालूम है कि हुकूमत की जंगी कोशिशों की मुखालिफत जुर्म है। धनीराम, महाराज, मैं जंगी कोशिशों की मुखालिफत नहीं कर रहा। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि आप एटम बम बनाने और उसे इस्तेमाल करने से पहले अच्छी तरह इस बात का इत्मीनान कर लें कि ख़तरनाक हथियार भारत के लिए ख़तरनाक नहीं होगा। चोन, हम ये सुनने के लिए तैयार नहीं हैं कि हमें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास नहीं। धनीराम, महाराज, मैं ऐसी बात करने की जरूरत नहीं कर सकता, लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि जब तक एटम बम नहीं बन जाता, पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं हो जाता, ये बात किसी पर जाहिर नहीं होनी चाहिए कि हम एटम बम बना रहे हैं। शास्त्री, अब तुम अकल की बात कर रहे हो और मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि इस बात की पूरी एहतियात की जाएगी। मैं हर हफ्ते ये ऐलान किया करूँगा कि भारत एटम बम बनाने का कोई इरादा नहीं रखता। हम रेडियो पर भी एटमी असलहा के खिलाफ मुहिम शुरू कर देंगे। धनीराम, लेकिन महाराज, मुझे डर है कि कम से कम पाकिस्तान पर आपके ऐलानात का असर बिल्कुल उल्टा होगा और आप जिस कदर इस बात पर जोर देंगे कि भारत एटम बम बनाने का मुखालिफ है, इसी कदर पाकिस्तान के शकूक बढ़ते जाएंगे। इन्हें यह यकीन हो चुका है कि हमारा अमल हमारे कौल के उलट होता है। शास्त्री, तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? कृष्णमाचारी, महाराज, आपको भारत के अवाम से ही पूछना चाहिए कि तुम्हें धोती और रोटी की जरूरत है या एटम बम की। शास्त्री, तुम्हें मालूम है एटम बम का मसला अभी अवाम के सामने नहीं ला सकते, लेकिन मुझे यकीन है कि जब भारत के गोदाम अमेरिकी गंदम से भर जाएंगे और अवाम को पूरी रोटी और पूरी धोती मिलेगी, तो वो खुद ब खुद ये मुतालबा करेंगे कि हुकूमत को फ़ौरन एटम बम तैयार करना चाहिए। जिन सिंह जैसी जमातें इन्हें आराम से नहीं बैठने देंगी। कृष्णमाचारी, जिन सिंह जैसी जमातें हमें आराम से नहीं बैठने देंगी महाराज। भारत की हुकूमत और भारत के अवाम दोनों उनकी मुट्ठी में हैं और ये जानते हैं कि वो जब चाहें अवाम को हमारे खिलाफ मुश्ताल कर सकते हैं, और इन्हें ये भी मालूम है कि अवाम को मुश्ताल करने के बाद वो हुकूमत से अपनी बाहर बात मनवा सकते हैं। हम अवाम का एक मसला हल करेंगे तो दो चार नए मसले खड़े कर देंगे। जब हम अवाम को आधी धोती और आधी रोटी दे सकेंगे तो वो दो धोतियों और दो रोटियों का मुतालबा करेंगे। जब हम एक महाज पर लड़ेंगे तो वो हमारे लिए दो और महाज खोल देंगे। फिर जब हमें फतह नसीब होगी तो इसका सेहरा बजाय हमारे उनके सर होगा, लेकिन जब हमारी अफवाज किसी महाज से मार खाकर भागेंगी तो वो अवाम से आपके मातमी जुलूस निकलवाएंगे। शास्त्री, मेरा मातमी जुलूस? कृष्णमाचारी, सिर्फ आपका ही नहीं महाराज, हम सबका। लेकिन आप चूंकि प्रधानमंत्री हैं, इसलिए आपका स्यापा ज़्यादा जोश के साथ किया जाएगा। रक्षा मंत्री जी दूसरे नंबर पर होंगे, इसके बाद बाकी वजीरों की बारी आएगी। राष्ट्रपति जी शायद ये कहकर बच जाएं कि ननको मेरा कहना नहीं मानते थे। शास्त्री, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता, तुम्हें ननको का लफ्ज़ वापस लेना पड़ेगा। कृष्णमाचारी, महाराज, अगर आप खफा होते हैं तो मैं ननको का लफ्ज़ वापस लेता हूँ, क्योंकि इसका कोई फ़ायदा ना होगा। आपका ये नाम पाकिस्तान की तरह भारत में भी मशहूर हो चुका है। शास्त्री, मैं कहता हूँ ननको मेरा नाम नहीं है। कृष्णमाचारी, महाराज, मैंने ये नहीं कहा कि ननको आपका नाम है, मैं सिर्फ ये कह रहा था कि ये लफ्ज़ काफ़ी मशहूर हो चुका है।
इंदिरा, महाराज आप 40 करोड़ इंसानों के प्रधानमंत्री हैं और जो अच्छी या बुरी बात आपके नाम के साथ मशहूर होगी वो सारी दुनिया में फैल जाएगी। कृष्णमाचारी, अगर आप पिछली जंग में पाकिस्तान फतह कर लेते तो भारत के अवाम फ़ख्र से आपको ननकू कहते और इस दिन भारत में जो बच्चा पैदा होते इनमें से अक्सर का नाम ननकू रखा जाता और हम खुशी से लाहौर जाने वाली सड़क का नाम ननकू रोड या दिल्ली के चांदनी चौक का नाम ननकू चौक रखते। लेकिन ये किस्मत की बात है कि सेनापति चौधरी के टैंक पुरस के हाथी साबित हुए और पाकिस्तानी फौजों ने वाहगा, सियालकोट और कसूर के महाजों को पानीपत के मैदान समझ लिए और आप इस नाम से चिढ़ते हैं जो अच्छे हालात में हिटलर या हनी बॉल के नाम से ज़्यादा मशहूर हो सकता था। आपको मालूम है कि जब नेपोलियन इटली फतह कर रहा था तो इसकी फौज के बहादुर सिपाही उसे प्यार से नन्ना कारपोल कहा करते थे और वो खुश होता था। शास्त्री जी, मुझे यकीन है कि अगर आपके हाथों पाकिस्तान का वही असर होता जो हिटलर के हाथों यूरोप या पंडित नेहरू के हाथों हैदराबाद का हुआ था, यानी हमला करते ही मुख्तलिफ महाजों पर भारतीय सेना की पिटाई ना शुरू हो जाती, तो ये नाम यानी ननकू भारत के हर बच्चे और बूढ़े की जबान पर होता। भारत के दुकानदार इश्तिहारबाजी के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं और हम हर शहर में ननकू सोडा वाटर, ननकू हलवा, ननकू हेयर ऑयल, ननकू खिजाब, ननकू सोप, ननकू क्रीम, ननकू ब्लेड और ननकू इंक वगैरह के साइन बोर्ड देखते। भारत के शायर ननकू पर नज़में लिखते और भारत की फिल्म कंपनियां ननकू बहादुर, ननकू पहलवान या ननकू शेर के नाम से फिल्में तैयार करती और आप घर बैठे इन सब से अपना कीमती नाम इस्तेमाल करने का मुआवजा वसूल करते। आने वाली नस्लें आपको ननकू बाबा या ननकू डी ग्रेट के नाम से याद करती, इसलिए आपको इस लफ्ज़ से चिढ़ना नहीं चाहिए बल्कि खुश होना चाहिए। लेकिन अगर बदकिस्मती से आपके सारे काम उलट हो गए और भारत के 40 करोड़ अवाम ने हाय रोटी हाय धोती के साथ हाय ननकू का नारा लगाना शुरू कर दिया, तो एक दिन ऐसा आएगा कि आप लाल बहादुर शास्त्री कहने वालों के पीछे लाठी उठाकर दौड़ा करेंगे। लोग आपस में बातें करेंगे और आप ये समझेंगे कि वो आपको गालियां दे रहे हैं। शास्त्री जी, आप बहुत बड़ा बनने की ख्वाहिश करने वालों को जब हालात बहुत छोटा बना देते हैं तो इनकी हालत उस हारे हुए जुआरी की सी होती है जो बिलाखिर खुदकुशी कर लेता है। हिटलर के साथ यही हुआ था। शास्त्री, भगवान के लिए खामोश रहो, मैं हिटलर नहीं हूँ, मैं खुदकुशी नहीं करूँगा। कृष्णमाचारी, मुझे यकीन है कि आप खुदकुशी नहीं करेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री की गद्दी की हिफाजत के लिए आप तबाही का रास्ता इख्तियार करने वालों का साथ देने पर मजबूर हो जाएंगे। आप इस वक्त उनके आगे आगे चलते रहेंगे जब तक कि भारत के इंतहा पसंदों का काफिला तबाही के आखिरी किनारे नहीं पहुंच जाता। फिर आप जब अचानक लौटने और अपने पीछे आने वालों को ये समझाने की कोशिश करेंगे कि आगे रास्ता ख़त्म हो चुका है, तो फिर आपको ये महसूस होगा कि वो आपकी ज़बान नहीं समझते। आप उनसे छुटकारा हासिल करने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो आपको नहीं छोड़ेंगे। आपको मालूम है, जब गांधी जी महाराज ने भारत के जंगी देव को अदम तशद्दुद की बोतल में बंद करने की कोशिश की थी, तो उनका अंजाम क्या हुआ था? और आपने कभी ये भी सोचा है कि अगर श्री नेहरू जी ने 18 साल तक कश्मीर को भारत का अटूट अंग करार देने की जरूरत नहीं की थी, तो इसकी क्या वजह थी? मैं आपको बताता हूँ शास्त्री जी। पंडित जी को ये मालूम था कि ऐसा करने से कश्मीर के अवाम मरने मारने के लिए तैयार हो जाएंगे और जब भारत उनके खिलाफ फौजी कार्रवाई करेगा तो ये कार्रवाई सिर्फ कश्मीर तक ही महदूद नहीं रहेगी। लेकिन आपको भारत का हिटलर बनने का शौक था। आप भारत से इंतकाम लेना चाहते थे कि आपका कद इस कदर छोटा क्यों है। पहले आपने रंग कुछ में पाकिस्तान के खिलाफ जोर आजमाई करके भारत के अवाम पर ऊब बिठाने की कोशिश की, लेकिन वहां मुँह खाई। भारत की फौज अभी रन कुछ के जख्म चाट रही थी कि आपने उसे कश्मीर में जंगबंदी लाइन उबूर करने का हुक्म दिया और वहां हमारी पिटाई शुरू हुई, तो आपने पाकिस्तान पर हमला कर दिया। अब हालत यह है कि 17 दिन की जंग में भारत फौजी लिहाज से शिकस्त खा चुका है, इखलाकी, सियासी और इक्तिसादी लिहाज से दिवालिया हो चुका है। लेकिन आपके दिल से हिटलर बनने का शौक पूरा नहीं हो रहा। ये हो सकता है कि आप अमेरिका के सामने झोली फैलाकर थोड़ा बहुत अनाज हासिल कर लें, लेकिन ये भी हो सकता है कि कोई और बड़ा मुल्क आपको चंद दिन और जंग लड़ने के लिए असलाह फराहम कर दे। लेकिन ये नहीं हो सकता कि भारत माता के सीने से खून के धारे बहते रहें और भारत के सपूत सिर्फ इस उम्मीद पर लड़ते रहें कि आप उनके लिए विदेशी राशन और बारूद का इंतजाम कर दिया करेंगे।
मुझे यकीन है कि भारत के मौलिक जब भारत की तबाही के वाक़यात कलमबंद करेंगे तो उन ममालिक को भी माफ़ नहीं करेंगे जिन्होंने असलहा, रुपया और अनाज देकर भारत को जंग के रास्ते पर डाल दिया था। वो ये भी कहेंगे कि भारत के अवलीन दुश्मन माउंटबेटन और रेडक्लिफ थे, जिन्होंने जिला गुरदासपुर के मुसलमानों की कुर्बानी देकर कश्मीर का रास्ता साफ किया। वो कांग्रेस के इन लीडरों को भी माफ़ नहीं करेंगे जिन्होंने जूनागढ़ और हैदराबाद पर चढ़ाई करके ये साबित करने की कोशिश की कि बरतानवी साम्राज्य का जानशीन है। फिर वो अक़वाम मुत्तहिदा की इन बड़ी ताकतों का मातम करेंगे जिनके जोड़ तोड़ और सौदेबाजियों ने आपको इस गलतफहमी में मुब्तला कर दिया था कि आप अपनी फौजी कुव्वत के बलबूते पर कश्मीर पर हमेशा के लिए काबिज रह सकते हैं। शास्त्री जी, अगर आपको भारत का हिटलर बनने का शौक है तो आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि हिटलर का रास्ता किसी स्टॉलिन ग्राड पर ख़त्म हो जाता है। ये और बात है कि आप हिटलर की तरह अपनी आखिरी मंजिल देखने के बाद खुदकुशी ना करें और भारत के नंगे और भूखे अवाम किसी दिन आपके साथ वही सलूक करें जो इटली के नंगे और भूखे अवाम ने मुसोलिनी से किया था, यानी आपको उल्टा लटका दिया जाए। लेकिन ये मुमकिन नहीं कि भारत तबाह हो और आप साफ बच जाएं। शास्त्री, चोन जी, नंदा जी, आपने सुना ये क्या कह रहे हैं? आप खामोश क्यों हैं? आप ऐसी बातें कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? मैं भारत का प्रधानमंत्री हूँ और मेरा एक साथी मुझे अवाम के हाथों फांसी दिलवाने की धमकियां दे रहा है। नंदा, और वो भी मुसोलिनी की तरह, यानी टांगे ऊपर और सर नीचे। इंदिरा, महाराज, मुसोलिनी के मुतालिक कृष्णामाचारी की मालूमात बिल्कुल गलत हैं। मुझे अच्छी तरह याद है कि बागियों ने उसे उल्टा लटकाने से पहले गोली मार दी थी। शास्त्री, इंदिरा देवी, क्या आप मुझे ये समझाना चाहती हैं कि अगर अवाम मुझे गोली मारकर उल्टा लटका दे तो मेरे लिए फ़ायदे की बात होगी? इंदिरा, मैं ऐसी बातें कैसे सोच सकती हूँ महाराज? हम में से कोई भी ऐसी मनहूस बात नहीं सोच सकता। सब्जानियम, इंदिरा देवी का मतलब ये है कि ऐसी बातें सिर्फ जंग के सताए हुए नंगे और भूखे अवाम सोच सकते हैं। शास्त्री, आप अवाम को मेरे खिलाफ भड़का रहे हैं। सब्जानियम, अवाम यहाँ नहीं है महाराज, हम आपस से बातें कर रहे हैं। शास्त्री, नंदा जी, आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। नंदा, महाराज, मुझे इस बहस में ना घसीटिए। मैं उल्टा लटकने या गोली खाने की निस्बत कुदरती मौत मरना पसंद करता हूँ। शास्त्री, लेकिन पाटिल जी, जंग की तमाम जिम्मेदारी मुझ पर डाल रहे हैं। सब्जानियम, आप भारत के प्रधानमंत्री हैं महाराज, और प्रधानमंत्री के हिस्से का बोझ और कोई नहीं उठा सकता। शास्त्री, लेकिन मैंने कोई फैसला अपनी मर्जी से नहीं किया। श्री पाटिल जी, श्री सब्जानियम जी और श्री कृष्णामाचारी जी भी ये नहीं कह सकते कि उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ जंग लड़ने की मुखालिफत की थी। चून जी और नंदा जी का जोश व खरोश तो मुझसे भी ज़्यादा था। कृष्णामाचारी, चून जी और नंदा जी का जोश व खरोश सिर्फ इस पाकिस्तान के खिलाफ था जिसे आप एक और हैदराबाद समझते थे। लेकिन शास्त्री, लेकिन क्या? कृष्णामाचारी, पाकिस्तान ने यह साबित कर दिया है कि वो हैदराबाद और या जूनागढ़ नहीं। चून, मैं बुज़दिल नहीं, मेरे बुजुर्गों ने पानीपत। शास्त्री, मैं इस पर जोर से हाथ मारकर कुर्सी से उठते हुए, चून जी, भगवान के लिए पानीपत का जिक्र ना कीजिए। कृष्णामाचारी, अगर आप बुज़दिल नहीं हैं तो शास्त्री को ये तसल्ली क्यों नहीं देते कि जब बुरा वक्त आएगा तो आप उनके साथ होंगे? चून, आपका मतलब है कि बुरा वक्त जरूर आएगा और मेरे लिए यही एक काम रह गया है कि मैं प्रधानमंत्री जी के साथ उल्टा लटकने के लिए तैयार रहूं। कृष्णामाचारी, आप भारत के रक्षा मंत्री हैं और भारत के अवाम को ये मालूम है जंग के लिए आपका जोश प्रधानमंत्री से कम ना था। और आपके बाद नंदा जी का नंबर आता है। नंदा, मुल्तजी निगाहों से शास्त्री की तरफ देखते हुए, महाराज, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ऐसी बातों से मेरा मोराल ख़राब नहीं हो सकता, लेकिन फ़र्ज़ कीजिए कि आचार्य जी के मनहूस ख्यालात किसी दिन दुरुस्त साबित हो सकते हैं और आप हिटलर की तरह अपनी मर्ज़ी से जल मरने या अपनी मर्ज़ी के खिलाफ मुसोलिनी की तरह उल्टा लटकने पर मजबूर हो जाते हैं, तो आप क्या करेंगे? यानी मेरा मतलब है कि जब अवाम आपसे पूछेंगे कि आपकी आखिरी ख्वाहिश क्या है तो आप ये तो नहीं कहेंगे कि मैं अपने फला साथी को साथ ले जाना चाहता हूँ। शास्त्री, कहाँ जाने के लिए? नंदा, परलोक जाने के लिए महाराज। शास्त्री, जब इंसान पर बुरा वक्त आता है तो उसके मुंह से अच्छी बातें नहीं निकलती। नंदा, लेकिन महाराज, आप आम इंसान नहीं, आप भारत के प्रधानमंत्री हैं। आप हिटलर, नेपोलियन और विंस्टन चर्चिल हैं। शास्त्री,
नंदा जी, तुम मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकते। जब लोग मुझे परलोक का रास्ता दिखाएंगे तो मैं ननकू बन जाऊंगा। मैं इनसे ये कहूंगा कि भारत की तबाही का जिम्मेदार तुम्हारा ननकू नहीं, बल्कि वो लोग हैं जिन्होंने तुम्हारे ननकू को हिटलर और नेपोलियन बनने पर मजबूर कर दिया था। नंदा, यानी आप हम सबको अपने साथ साथ ले जाने की कोशिश करेंगे? शास्त्री, मुझे कोशिश करने की जरूरत नहीं आएगी। अगर मुझे इस बात की सलाह दी गई कि मैंने कश्मीर को भारत का अटूट अंग बना दिया था और ये अटूट अंग भारत माता के सीने का नासूर बन गया था, तो आपको इस बात की सजा दी जाएगी कि आप सब भारत का अटूट अंग हैं। पाटिल, हम वजारत का अटूट अंग बनने से इनकार कर देंगे, लेकिन हिटलर और मसूलैनी के साथियों की तरह परलोक जाना पसंद नहीं करेंगे। इंदिरा गांधी, शास्त्री जी, हौसले से काम लीजिए। आपको याद है कि मेरे पिताजी हर वक्त परलोक जाने के लिए तैयार रहते थे। शास्त्री, आपके पिताजी परलोक को भी श्रीनगर और नैनीताल समझते होंगे। आपके पिताजी परलोक को भी श्रीनगर और नैनीताल समझते होंगे, लेकिन मुझे दिल्ली ज़्यादा पसंद है। कृष्णमाचारी, दिल्ली को आप इसलिए पसंद करते हैं कि अभी नंगे और भूखे लोगों के जुलूस निकलने शुरू नहीं हुए और इस उम्मीद पर जी रहे हैं कि अमेरिका के किसान अगर हिम्मत से काम करें तो उनकी ज़रूरत के मुताबिक गल्ला पैदा कर सकते हैं। लेकिन जब अमेरिका के किसान थक जाएंगे और यहाँ चारों तरफ हाय रोटी हाय धोती के नारे सुनाई देंगे तो आपके लिए दिल्ली की आबोहवा इस कदर खुशगवार नहीं रहेगी। शास्त्री, जब ऐसा वक्त आएगा तो दिल्ली की आबोहवा हम में से किसी के लिए भी खुशगवार नहीं होगी, लेकिन मैं तन्हा परलोक नहीं जाऊंगा। बोलचंद, हम आपको परलोक नहीं भेजना चाहते शास्त्री जी, लेकिन हमें यह जरूर सोचना पड़ेगा कि भारत का हाथी इस महेब दलदल से कैसे निकल सकता है। चून, सेठ जी, आप हाथी के सिवा और कोई अच्छा लफ्ज इस्तेमाल नहीं कर सकते। धनीराम, आप हाथी को गौ माता कह सकते हैं, लेकिन भगवान के लिए वक्त ज़ाया ना कीजिए। विदेशी मुल्कों के किसान ज़्यादा देर हमारे लिए गल्ला पैदा नहीं करेंगे। शास्त्री, आप क्या कहना चाहते हैं? पाटिल, हम सिर्फ जिंदा रहना चाहते हैं महाराज, और हमारी तरह भारत के अवाम भी जिंदा रहना चाहते हैं, और जिंदा रहने के लिए हम सबको अमन की ज़रूरत है, जंग की ज़रूरत नहीं। श्री राज गोपाल आचार्य जी ये कहा करते थे कि भारत भारतीयों का है, पाकिस्तान पाकिस्तानियों का है और कश्मीर कश्मीरियों का। शास्त्री, लेकिन राजगोपालाचारी मशरकी पंजाब के सिखों, जनूबी हिंदुस्तान के दरावरों और नागालैंड के बाशिंदों के मुतालिक क्या कहते थे? पाटिल, उनके मुतालिक भी वो ये कहते हैं, अगर दिल्ली की हुकूमत से निजात हासिल करना चाहते हैं तो वो हमें उनके मुतालबात मानने पड़ेंगे। शास्त्री, फिर हमारे पास क्या रह जाएगा? कृष्णमाचारी, आपके पास वो अवाम रह जाएगी जो खुशी से गंगा और जमुना के पोतर पानी में स्नान करने वाले महाजनों के लिए बारदारी के जानवरों का काम देंगे, जिन्हें आप हफ्ते में 2 दिन भूखा रखने की बजाय पैदाइश से लेकर मौत तक भूखा रख सकेंगे। आप ठंडे दिल से सोचिए महाराज, वरना चंद हफ्तों या चंद महीनों के बाद आपके लिए परलोक सुधार जाने के सिवा कोई रास्ता नहीं होगा। इंदिरा गांधी, आपका मतलब है कि हम सब के लिए परलोक सुधारने के सिवा कोई रास्ता नहीं होगा? कृष्णमाचारी, आप यही समझ लीजिए, लेकिन जल्दी कीजिए, अभी भारत के हाथी की सोंड दलदल से बाहर है। शास्त्री, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप इत्मीनान से बातें कर रहे हैं। अब ये मीटिंग बर्खास्त होनी चाहिए, मैं थक गया हूँ और मुझे सोचने से पहले आराम की ज़रूरत है। हाजरीन उठकर खड़े हो जाते हैं। सब्जानियम, महाराज जल्दी आराम कीजिए और जल्दी सोचिए, वरना गंदम के भाव बड़ी तेजी से चढ़ रहे हैं। हाजरीन ये के बाद दीगरे शास्त्री को प्रणाम करने के बाद बाहर निकल जाते हैं, लेकिन चून वहीं खड़ा रहता है। नंदा दरवाजे से निकलते हुए मुड़कर देखता है और रुक जाता है। नंदा, आइए चून जी। चून, आप जाएं, मैं अभी आता हूँ। नंदा बाहर निकल जाता है। प्रधानमंत्री का सेक्रेटरी बराबर के कमरे में चला जाता है। शास्त्री चून से, चून जी, नंदा जी को ये शुबा नहीं होना चाहिए कि हम अलहदगी में कोई बात करना चाहते हैं। आप उन्हें भी रोक लेते तो बेहतर होता। चून, अगर वो रुक जाते तो हमारे दूसरे साथी परेशान होते। मैं नंदा जी का शक दूर करने की जिम्मेदारी लेता हूँ। थोड़ी देर तक अगर वो यहाँ वापस ना आ गए तो मेरे घर पहुँच जाएंगे। मैं आपको ये समझाना चाहता था कि अभी अमन की बातें करने का वक्त नहीं आया। हम आवाम को इतना भड़का चुके हैं कि वो जंग के सिवा और कोई नारा सुनना पसंद नहीं करेंगे। शास्त्री, मुझे मालूम है चून जी, मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ।
मैं जानता हूँ कि मैं दुनिया भर के अवाम के सामने अमन के हक में तकरीरें कर सकता हूँ, लेकिन भारत के अवाम के सामने खड़ा होकर ऐसी हिमाकत नहीं कर सकता। लेकिन भगवान के लिए आप फौज के बहादुराना कारनामों के मुतालिक बयान देना बंद कर दें और अपने जर्नैलों को भी ये समझाएं कि वो भी थोड़ी बहुत शर्म महसूस किया करें। चुन, आप फौज की हौसला अफजाई जरूरी नहीं समझते? शास्त्री, हमारे लिए फौज को खुश रखना एक मजबूरी है, लेकिन अगर इसी तरह लोगों को इसकी बहादुरी के मनगढ़ंत कहानियां सुनाई गई तो वो ये पूछेंगे कि हमने जंग बंद क्यों की थी और ऐसी बहादुर फौज को आगे बढ़ने से रोक क्यों दिया। चून, हम इन्हें यह समझा सकते हैं कि हमारी फौजें तो रुकने का नाम ही नहीं लेती थी, लेकिन हिफाजती कौंसिल ने हमें जंग बंदी पर मजबूर कर दिया। शास्त्री, फिर वो हिफाजती कौंसिल का स्यापा करेंगे और हमसे मुतालबा करेंगे कि हम अक़वाम मुत्तहिदा से अलहदा होकर जंग शुरू कर दें। इसका नतीजा ये होगा कि हमें जंग शुरू करनी पड़ेगी और जंग शुरू करने का नतीजा ये होगा कि जब हमारे टैंक एक बार फिर पोरस के हाथी साबित होंगे और पाकिस्तान का एक एक हवाबाज हमारे 5-5 हवाई जहाज गिराएगा तो दुनिया के किसी मुल्क को हमारे हाल से दिलचस्पी नहीं होगी। चोन, महाराज, मैं पोरस नहीं हूँ, मैं राजा भी नहीं हूँ, मैं सिर्फ भारत का रक्षा मंत्री हूँ। भगवान के लिए मुझे ताने ना दीजिए, हम दोनों एक ही किश्ती में सवार हैं। शास्त्री, मैं सिर्फ ये जानता हूँ कि जब भारत के अवाम को चारों तरफ से तबाही नजर आएगी तो वो आपको सारी जिम्मेदारी मुझ पर डाल देंगे। नंदा जी के मुतालिक भी मुझे यही यकीन है कि जब स्यापा करने का वालों का पहला जुलूस मेरे घर का रुख करेगा तो वो सबसे आगे होंगे। चोन, नहीं नहीं महाराज, यूं ना कहिए, मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं अपने हिस्से की गालियां खुशी से बर्दाश्त करूंगा और मैं नंदा जी से भी कहूंगा कि वो अपने हिस्से की गालियां खुशी से बर्दाश्त करें। शास्त्री, और इससे मुझे क्या फायदा होगा? चोन, गालियां तकसीम हो जाएंगी महाराज। नंदा कमरे में दाखिल होता है। नंदा, चोन जी, मैं बाहर आपका इंतजार कर रहा था। चोन, और वो भी बाहर खड़े हैं? नंदा, नहीं, वो जा चुके हैं। चोन, नंदा जी, प्रधानमंत्री को इस बात का शक है कि अगर भारत के अवाम बिगड़ गए तो आप उनसे जा मिलेंगे। मैं उन्हें तसल्ली दे रहा था कि आप मरते दम तक उनका साथ देंगे। नंदा, लेकिन क्या हमारे लिए मौत जरूरी है? चोन, मैंने ये नहीं कहा कि हमारे लिए मौत जरूरी है, मैं तो सिर्फ ये कह रहा था कि हम किसी हालत में भी अपने प्रधानमंत्री का साथ छोड़ना पसंद नहीं करेंगे। शास्त्री, शायद आपको मालूम है कि जब अवाम बिगड़ जाए तो मैं प्रधानमंत्री नहीं रहूंगा। नंदा, महाराज, हम अवाम को इस हद तक बिगड़ने नहीं देंगे। शास्त्री, आप क्या करेंगे? नंदा, महाराज, हम उनकी तवज्जो कश्मीर की तरफ मबजूल रखेंगे, यानी हम बार बार यही कहते रहेंगे कि कश्मीर भारत का अटूट अंग है। कश्मीर में आज़ादी के नारे लगाने वाले भारत के दुश्मन हैं और भारत की हुकूमत उनका डटकर मुकाबला करेगी। और इसके साथ ही श्री राधा कृष्णन जी अमन के हक में तकरीरें भी करते रहेंगे। शास्त्री, अमन के हक में भी तकरीरें कर सकता हूँ। नंदा, महाराज, मैं ये नहीं कहता कि आप अमन के हक में तकरीरें नहीं कर सकते, लेकिन मुझे डर है कि जब आप अमन के हक में तकरीरें करेंगे तो दुनिया ये कहेगी कि अगर आप अमन के हामी हैं तो भारत ने कश्मीर पर ज़बरदस्ती कब्जा क्यों कर रखा है। फिर आप ये कहने पर मजबूर हो जाएंगे कि कश्मीर पर भारत ने ज़बरदस्ती कब्जा नहीं किया, बल्कि कश्मीर के अवाम की तायदो हिमायत पर उसे भारत का अटूट अंग बना दिया गया है। फिर ये बहस छिड़ जाएगी कि अगर कश्मीर के अवाम भारत के साथ हैं तो हम रायशुमारी से क्यों डरते हैं। शास्त्री, मैं ऐसे सवालात का जवाब देने की बजाय अपने कानों में उंगलियां ठोस लूंगा और अगर मुझे ज़्यादा मजबूर किया गया तो मैं ये कहूँगा कि कश्मीर का मसला भारत का दाखिली मसला है और भारत अपने दाखिली मसाइल पर कोई बात करने के लिए तैयार नहीं। मैं डॉक्टर राधा कृष्णन की तरह सिर्फ अपनी अमन पसंदी का ढंढोरा नहीं पिटूंगा, बल्कि अमन के अलावा भारत की दाखिली खुद मुख्तारी के नारे भी लगाता रहूँगा, यहाँ तक कि विदेशी मुल्क ये मानने पर मजबूर हो जाएंगे कि अमन के लिए भारत के दाखिली खुद मुख्तारी का एहतराम ज़रूरी है। और भारत की दाखिली खुद मुख्तारी के लिए ये ज़रूरी है कि कश्मीर के 40 लाख इंसानों पर भारत के 40 करोड़ इंसानों की हुक्मरानी तस्लीम कर ली जाए। नंदा, महाराज, आप इस बहस में ना पड़ें। दुनिया को ये मालूम है कि कश्मीर के 40 लाख इंसान भारत के खिलाफ बगावत कर चुके हैं। दुनिया को ये भी मालूम है कि पाकिस्तान के 10 करोड़ इंसान हकीमत पर कश्मीर को भारत के कब्जे से निजात दिलाने का अहद कर चुके हैं
और गुज़िश्ता जंग में ये दुनिया ये भी देख चुकी है कि पाकिस्तान से भारत से टक्कर ही नहीं ले सकता बल्कि इसकी पिटाई भी कर सकता है। अगर गुज़िश्ता जंग में हम विदेशी मुल्कों पर भारत की ताकत का रोब बिठा देते, यानी अगर हम मरने मारने वाले होते और हमारा मुकाबला सिर्फ मार खाने वालों से होता, तो दुनिया ये जानने की ज़रूरत भी महसूस ना करती कि जंग कहाँ हो रही है और क्यों हो रही है। लेकिन हमारी बदकिस्मती से अब 7 समुंदर पार के लोग भी भारत के 40 करोड़ इंसानों की बजाय उन 10 करोड़ इंसानों को देख रहे हैं जो मरना और मारना जानते हैं। बल्कि अब तो ये हालत है कि अगर कश्मीर की छोटी छोटी बस्तियों में भी हमारी सेना बागियों पर गोली बरसाती है तो दुनिया भर के अखबारात में खबरें शाया हो जाती हैं। इस जंग ने हमें नंगा कर दिया है महाराज। शास्त्री, फिर आप क्या चाहते हैं? नंदा, मेरे चाहने से कुछ नहीं होगा महाराज। मैं तो ये चाहता हूँ कि जनूबी मशरकी एशिया ही नहीं बल्कि पूरे एशिया और पूरे अफ्रीका पर भारत का कब्जा हो। जिन मुल्कों के पास ज़रखेज़ ज़मीनें हैं वो हमारे भूखे अवाम के लिए अनाज पैदा करें और जिनके पास ज़्यादा लोहा है उनके मजदूर हमारे लिए असलहा तैयार करें। बहरे हिंद का पानी पेट्रोल बन जाए, हिमालय के पत्थर बम बन जाए। मैं हमेशा कश्मीर के सेब और कसूरी मेथी खाना चाहता था, लेकिन अब मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि भारत के भूखे और नंगे अवाम के जुलूस मेरे घर का रुख ना करें। मैं जिंदा रहना चाहता हूँ महाराज। चून, लेकिन कल तक आपके ख्यालात कुछ और थे। नंदा, कल तक हम सबके ख्यालात कुछ और थे। चून, नंदा जी, आपको क्या हो गया है? क्या आपने जिन सिंह और स्योक सिंह के जत्थे कश्मीर रवाना करने का जिम्मा नहीं लिया था? नंदा, अगर मैं इन्हें कश्मीर का रास्ता ना दिखाऊं तो क्या वो दिल्ली में जमा होकर मुझसे ज़्यादा आपका और आपसे ज़्यादा प्रधानमंत्री का स्यापा नहीं करेंगे? चोन, मुझे यकीन है कि पाटिल और सब्जानियम ने आपका मोरल डाउन कर दिया है। अभी उन्होंने बाहर निकलते ही आपके कान में कोई नई बात कह दी है और आप ये भूल गए हैं कि आपने सिर्फ चंद मिनट पहले आखिरी दम तक शास्त्री जी का साथ देने का वादा किया था। नंदा, सब्जानियम ने मेरे कान में ये कहा है कि तुम्हारा आखिरी वक्त आ चुका है और पाटिल जी कहते हैं कि तुम्हें अब भारत माता को पोरस के हाथियों से बचाने की कोशिश करनी चाहिए। चोन, गुस्से की हालत में मेज पर मुक्का मारते हुए, काश पोरस के हाथी दोबारा जिंदा होकर दिल्ली पहुंच जाएं और मैं आपको धक्का देकर उनके सामने फेंक दूं। शास्त्री, चोन जी, नंदा जी, भगवान के लिए होश से काम लीजिए। यहाँ लड़ाई ना कीजिए। मैं ये मीटिंग बर्खास्त करता हूँ। मुझे आराम की ज़रूरत है। मुझे ननकू कह लीजिए, लेकिन आपस से झगड़ा ना कीजिए। शास्त्री उठकर दूसरे कमरे में चला जाता है। नंदा गुस्से की हालत में चून की तरफ देखता है और बाहर निकल जाता है। एक सानिया बाद चून इसकी तकलीद करता है। सेक्रेटरी एक फाइल उठाकर कमरे में दाखिल होता है और परेशानी की हालत में इधर उधर देखता है। शास्त्री बराबर के कमरे से नमदार होता है। निढाल सा होकर कुर्सी पर बैठते हुए सेक्रेटरी की तरफ देखता है और फिर मेज पर कोहनियाँ रखकर अपना सर दोनों हाथों में दबा लेता है। सेक्रेटरी मेज पर फाइल रखते हुए, महाराज, डॉक्टर को बुलाऊं? शास्त्री, नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सेक्रेटरी, महाराज, मैंने मरकज़ी वजारत खुराक और सूबाई हुकूमतों की रिपोर्टों का खुलासा टाइप करवा दिया है और नक्शे में इंतहाई कहत ज़दा इलाकों पर सुर्ख और मामूली किस्म के कहत ज़दा इलाकों पर जर्द पेंसिल से निशान लगा दिए हैं। बाज़ इलाकों के मुतालिक सूबाई हुकूमतों का ये दावा है कि वहाँ सख्त कहत पड़ेगा, इसलिए मैंने वहाँ नीली पेंसिल से सवालिया निशान लगा दिए हैं। शास्त्री, मैं ये फाइल कल देखूंगा। इस वक्त मैं बहुत थक गया हूँ। अब तुम्हें भी आराम करना चाहिए। सेक्रेटरी हाथ बांधकर प्रणाम करने के बाद दरवाजे की तरफ मुड़ता है। शास्त्री, ज़रा ठहरिए। सेक्रेटरी रुक जाता है। तशरीफ़ रखिए। सेक्रेटरी मेज़ के दूसरे किनारे पर बैठ जाता है। तुम्हें 5 सितंबर की गुफ्तगू याद है? सेक्रेटरी, किसकी गुफ्तगू महाराज? शास्त्री, मेरी और तुम्हारी गुफ्तगू। सेक्रेटरी, महाराज, अगर आप पूरी गुफ्तगू सुनना चाहते हैं तो मैं घर से अपनी डायरी मंगवा लूँ? शास्त्री, डायरी मंगवाने की ज़रूरत नहीं। मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि अब मेरे कद के मुतालिक तुम्हारी क्या राय है? सेक्रेटरी, महाराज, आपका कद अब भी वही है जो पहले था। जंग से इंसान के दिलो दिमाग पर असर पड़ता है, कभी कभी वजन भी कम हो जाता है, लेकिन कद पर कोई असर नहीं पड़ता। शास्त्री, मालूम होता है कि तुम 5 सितंबर की गुफ्तगू बिल्कुल भूल गए हो। हम नेपोलियन के कद पर बहस कर रहे थे और तुमने ये कहा था कि, तुम्हें याद है तुमने क्या कहा था? सेक्रेटरी, महाराज, मैं आपका सेक्रेटरी हूँ और मेरा फ़र्ज़ सिर्फ आपकी बातें याद रखना है। फिर भी चंद बातें मेरे जहन में रह गई हैं। मैंने शायद ये कहा था कि नेपोलियन का कद
इतना छोटा नहीं था जितना कि आमतौर पर ख्याल किया जाता है, और उस जमाने में के किसी मौरिख ने यूरोप के फातेह का कद नापने की जरूरत नहीं की होगी। शास्त्री बरहम होकर, मुझे इससे कोई दिलचस्पी नहीं कि इस दिन नेपोलियन के कद के मुतालिक तुमने क्या राय दी थी। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि तुम मेरे मुतालिक क्या कहते थे। सेक्रेटरी, आपके मुतालिक महाराज। शास्त्री, हाँ हाँ मेरे मुतालिक। सेक्रेटरी, महाराज मुझे यकीन है कि मैंने भारत के प्रधानमंत्री के मुतालिक कोई बुरी राय नहीं दी होगी। शास्त्री, तुमने ये नहीं कहा था कि मैं हिमालय से ऊंचा हूँ। सेक्रेटरी, हाँ महाराज मुझे याद आ गया। आपने ये कहा था कि अकल का कद के साथ कोई ताल्लुक नहीं, और मैंने ये महसूस किया था कि अगर आपका कद आपकी अकल के मुताबिक होता तो आप हिमालय से ज़्यादा ऊंचे होते। शास्त्री, और तुमने ये इसलिए महसूस किया था कि पाकिस्तान पर हमला करने का फैसला कर चुका था, यानी तुम्हारे नज़दीक मेरे बहुत ज़्यादा अक्लमंद होने का सबूत यही था कि मैं भारत के लिए तबाही के दरवाजे खोल दिए थे। और तुम ये क्यों नहीं कहते कि तुम मुझे बेवकूफ़ बना रहे थे। सेक्रेटरी, महाराज आपको खुश रखना मेरा फ़र्ज़ है। शास्त्री, तुम्हारा मतलब है कि अगर मैं अपने मकान की छत से छलांग लगाने या पाँव भर धतूरा खाने का इरादा कर लूं तो भी तुम मेरी अकल की तारीफ करोगे। सेक्रेटरी, महाराज जब मैं आपको छत से कूदने या धतूरा खाने के मूड में देखूंगा तो मुझे अपनी ज़ाती राय के खिलाफ भी आपकी दानिशमंदी की तारीफ करनी पड़ेगी। ये एक नाखुशगवार फ़र्ज़ है जो हर सेक्रेटरी और ख़ास तौर पर ऐसे प्रधानमंत्री के सेक्रेटरी को अंजाम देना पड़ता है जिसे नेपोलियन और हिटलर बनने का शौक हो। अगर आप छत पर से कूदने के शौक में जख्मी हो जाएं और धतूरा हजम करने की बजाय बेहोश हो जाएं और उसके बाद जानबूझकर जख्मी या बेहोश होने में बुराई महसूस करें तो मुझे भी अपनी राय तब्दील करना पड़ेगी। यानी जब आप ये कहने के मूड में होंगे कि 20 फीट ऊंची छत से कूदने में एक टांग और एक बाजू या 2-4 पसलियों के टूट जाने का खतरा होता है तो मैं आपकी तायद में ये कहूँगा कि ऐसी छलांग से बाज़ औक़ात दोनों टांगें और सही पसलियाँ भी टूट जाती हैं। और जब आप ये फरमाएंगे कि एक पाँव एक छटांग या एक तोला धतूरा खाने के बाद एक इंसान को 1 महीना अस्पताल में गुजारना पड़ता है तो मैं ये कहूँगा कि बाज़ लोग धतूरे की चंद पेटियां खाकर भी शमशान भूमि पहुंच जाते हैं। शास्त्री, लेकिन तुम ये कहते थे कि मेरी गरजदार आवाज़ सुनकर तुम्हारा दिल लरसता है। सेक्रेटरी, महाराज इस दिन आप पाकिस्तान के 10 करोड़ इंसानों को मरूब करने के मूड में थे और आपको इसके सिवा कोई और बात सुनना पसंद ना थी कि आप भारत के हिटलर हैं। इसलिए मेरा फ़र्ज़ यही था कि मैं सहम कर रह जाऊं। उस दिन अगर आप दुनिया को त्याग कर सन्यासी बनने की ख्वाहिश जाहिर करते तो मैं आपको हिटलर या मुसोलिनी की बजाय किसी बहुत बड़े महात्मा का जानशीन साबित करने की कोशिश करता। शास्त्री, अच्छा ये बताओ कि तुम मेरे मुतालिक तुम्हारा क्या ख्याल है। सेक्रेटरी, महाराज अब मुझे आपके मूड का सही इल्म नहीं। शास्त्री, तुम्हें सब कुछ मालूम है लेकिन तुम सच्ची बात कहते हुए डरते हो। सेक्रेटरी, महाराज ये मेरी मजबूरी है। शास्त्री, कैसी मजबूरी। सेक्रेटरी, मुझे सच्ची बात कहने की नहीं बल्कि डरने की तनख्वाह मिलती है महाराज। शास्त्री, तुम मेरा हुक्म नहीं मानोगे। सेक्रेटरी, क्यों नहीं मानूंगा महाराज। मेरा हरगिज़ ये इरादा नहीं कि मैं मुलाजमत की मुद्दत पूरी करने से पहले रिटायर हो जाऊं। फिर मुझे गंदम और चावल के नर्ख भी मालूम है। शास्त्री, तुम इत्मीनान रखो, मेरी ज़िंदगी में तुम्हें कोई रिटायर नहीं कर सकता। सेक्रेटरी, लेकिन महाराज मैं आपके बाद भी मुलाजमत करना चाहता हूँ। शास्त्री बरहम होकर, मैं कहता हूँ कि तुम्हारी मुलाजमत को कोई ख़तरा नहीं। अब अपने दिल की बात कहो, ये मेरा हुक्म है। सेक्रेटरी, आपका हुक्म सर आंखों पर महाराज, लेकिन मुझे वचन दीजिए। शास्त्री, कैसा वचन। सेक्रेटरी, महाराज मुझे वचन दीजिए कि दिल की बात कहने पर आप मेरे साथ वो सलूक नहीं करेंगे जो शेख अब्दुल्ला के साथ हो रहा है। शास्त्री, तुम शेख अब्दुल्ला के हामी हो। सेक्रेटरी, नहीं महाराज, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि जब मैं दिल की बात कहूँ तो आप कहीं मेरे घर को भी खेम किरण या फासले का महाज ना समझ लें। शास्त्री, भगवान के लिए मुझे परेशान ना करो, मैं तुम्हें वचन देता हूँ। सेक्रेटरी, महाराज मैं आपको परेशान नहीं करूँगा, मुझे यकीन है कि आज आप सच्ची बात सुनने के मूड में हैं। शास्त्री, मेरे मूड को गोली मारो जी, तो मेरे सवाल का जवाब दो। सेक्रेटरी, आपका सवाल क्या है महाराज। शास्त्री, क्या मेरा कद हिमालय से बड़ा है। सेक्रेटरी, नहीं महाराज। शास्त्री, क्या मैं नेपोलियन हूँ। सेक्रेटरी, नहीं महाराज। शास्त्री, क्या मैं हिटलर हूँ। सेक्रेटरी, बिल्कुल नहीं महाराज। शास्त्री,
क्या मैं विंस्टन चर्चिल हूँ? सेक्रेटरी, हरगिज नहीं महाराज। शास्त्री, तो फिर मैं क्या हूँ? सेक्रेटरी, परेशानी की हालत में इधर उधर देखते हुए, आप महाराज, आप कुछ नहीं महाराज। शास्त्री, क्या मैं कुछ नहीं हूँ? सेक्रेटरी, नहीं महाराज, मेरा मतलब है कि आप भारत के प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री हैं। शास्त्री, तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि तुम अपने दिल की बात नहीं कह रहे। सेक्रेटरी, आप वाकई मेरे दिल की बात सुनने के मूड में हैं? यानी अगर मैं अपने दिल की बात कह दूं तो मेरे साथ वो सलूक नहीं होगा जो आप मास्टर तारा सिंह के साथ कर चुके हैं। शास्त्री, गजबनाक होकर अपने बाल नोचते हुए, तारा सिंह के बच्चे, मेरे साथ सीधी बात करो, मैं तुम्हें वचन दे चुका हूँ। सेक्रेटरी, महाराज आप माफ़ कीजिएगा, मैं सिर्फ आपके हुक्म की तामील कर रहा हूँ। आप राजा पोरस हैं महाराज। शास्त्री गुस्से से कांपते हुए बुलंद आवाज में, पोरस? सेक्रेटरी सहमी हुई आवाज में, राजा पोरस महाराज। शास्त्री एक खोखली हंसी हंसता है और इसका कहका जो मुसरत की बजाय वहशत और करब का गमार है बतदरीज बुलंद होने लगता है। महाराज, भगवान के लिए हंसने की कोशिश ना कीजिए, मुझे खौफ महसूस होता है। महाराज, भगवान के लिए हौसले से काम लीजिए। अगर आपको अपना वचन भूल गया है तो मुझे गालियां दे लीजिए, मुझे पोरस का बच्चा कह लीजिए, मेरा हाथ काट लीजिए महाराज, लेकिन मेरी तरफ इस तरह ना देखिए जिस तरह पोरस के बदवास हाथियों ने पोरस के सिपाहियों की तरफ देखा था। मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ, आप राजा पोरस नहीं हैं, मैं सिर्फ मजाक कर रहा था। शास्त्री के कहके अचानक खामोश हो जाते हैं। वो फटी फटी निगाहों से सेक्रेटरी की तरफ देखता है और फिर आंखें बंद करके दोनों हाथों से सर थाम लेता है। खत्म शुद्ध।